सुप्रभात। आज सभी आप लोग मैराथन में जो आज सुबह 8 बजे से शुरू हो रही है, इसमें मेरे द्वारा हायर एजुकेशन पढ़ेंगे। हायर एजुकेशन के कुछ सेगमेंट जो 2023 में इम्पॉर्टेंट हैं उनके विषय में चर्चा होगी, साथ ही में प्रश्न कराए जाएंगे। सभी को सुप्रभात। चलिए तो अपना शुरू करते हैं। उच्च शिक्षा। देखिए, अभी तक आप लोगों ने उच्च शिक्षा लगभग पढ़ी ही हुई है। 2023 का पेपर है आपका, अगर आप लोगों ने उस पेपर को देखा हो, या 22 का पेपर, ये दो पेपर के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें कुछ नई चीज़ें पूछी गई हैं, आपको वो सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी। जैसे एक टॉपिक है यूजीसी केयर लिस्ट, ठीक है, मैं हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ, यूजीसी केयर। अक्सर आप देखते होंगे हायर एजुकेशन के सेगमेंट में या रिसर्च के सेगमेंट में बोलता है ऐसी पत्रिकाएं जो यूजीसी केयर लिस्ट में आती हैं, अन्यथा नहीं आती हैं। सुप्रभात सभी को। इससे प्रश्न बनते हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के प्रकार पे चर्चा करते हैं। कभी कभी ये प्रश्न आ जाते हैं। वैसे तो ये आपको सभी को पता है विश्वविद्यालय के भारत में कैसे प्रकार हैं: केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और प्राइवेट संस्थान। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे टाइम्स पत्रिका के माध्यम से जो शिक्षा के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी होती है, उसको आपको पढ़ना होगा आज। तो ऐसी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आती जाती हैं इन पर चर्चा की जाएगी आज। तो सबसे पहले ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले एक चीज देख लीजिए। जी, उच्च शिक्षा है, उसमें हमें जो विश्वविद्यालय देखने हैं, वैसे बहुत आसान सी चीज है। कौन कौन से विश्वविद्यालय आपको पढ़ने रहते हैं? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, इसके पश्चात सभी को सुप्रभात। देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड, और इसके अलावा जिसे आप निजी संस्थान कहते हैं, और कुछ होते हैं निजी संस्थान। हायर एजुकेशन में आपको इन्हीं पे चर्चा करनी रहती है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, कुछ निजी संस्थान होते हैं। अभिसारी और अपसारी में अंतर बता दीजिए। चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा है। हाँ, जिसमें डाउट हो आप आज पूछ सकते हैं हमसे। बाकी टीचर्स आएंगे तो आपको प्रश्न लेकर के आएंगे मैराथन के। मैं आपको कुछ थ्योरी के साथ ही प्रश्न पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा। लेकिन इधर देखिए, अभिसारी का मतलब होता है, देखिए अभी वर्ड जहां यूज होगा उसको आप समझ लीजिएगा ये केंद्रित हो रहा है। सब चीजें क्या हो रही हैं? केंद्रित होती जा रही हैं, सिकुड़ रही है। अभिसारी जो वर्ड होगा इसका मतलब ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? सिकुड़ रही हैं, सेंट्रलाइज हो रही हैं। लेकिन अपसारी जो होगा, अपसारी होने का मतलब देखो ये चीजें क्या होती हैं? सिकुड़ती जाती हैं, केंद्रित होती जाती हैं, एक जगह पॉइंट पे केंद्रित हो जाएंगी। लेकिन अपसारी का मतलब होता है एक पॉइंट से सारी चीजें क्या हो रही हैं? फैलती चली जा रही हैं, वो फैलती चली जाएंगी। तो अभिसारी और अपसारी यही होता है। बड़ा सिंपल सी, ये प्रश्नों में पूछा जाता है कि अभिसारी प्रश्न क्या है या अभिसारी चिंतन क्या है, तो इसका मतलब इतना ही सा होता है। कोई विशेष रूप से आपको इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो देखिए, अब इसमें जो चीजें आपसे कहते हैं कि करना क्या होगा, नव भारत साक्षरता मिशन भी आज आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए, कुछ यूनिवर्सिटियों की लिस्ट है, लगभग जनवरी में ही यूजीसी ने लिस्ट जारी की थी कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी है। तो सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी जान लीजिए उनकी संख्या कितनी, क्योंकि इसके विषय में ही कभी कभी पूछता रहता है। यूजीसी ने जब लिस्ट जारी की थी जनवरी में, तब की मैं लिस्ट बता दे रहा हूं, 56 है उस समय तक के लिए। ठीक, और इसके पश्चात स्टेट यूनिवर्सिटी 460 थी और डीम्ड 128। ठीक है, स्टेट 460 थी
और डीम्ड 128। और निजी संस्थान तो बहुत ढेर सारे थे, आपको पता है उनकी संख्या ज़्यादा थी। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिससे निजी संस्थान होते हैं वो 430 के करीब थे। तो आपको मेनली इसको देखना है कि कितने आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, इन्हीं पे आपकी चर्चा की जाती है, सबसे अधिक पूछा जाता है, इनकी संख्या आगे पीछे की जाती है, प्रश्न आ जाते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये पूछे जाएंगे। अब इसमें जो हमें पढ़ाना था यूजीसी केयर टॉपिक है, उसको विशेष रूप से ध्यान से पढ़ लीजिए, अगर एग्जाम में आया तो आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, आज हम यूजीसी केयर पे चर्चा करते हैं और उस पर जो प्रश्न आएगा उसको बताएंगे। अक्सर आपने सुना होगा जो बच्चे रिसर्च कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि मैं अपना शोध आलेख छपवाऊंगा, यूजीसी केयर लिस्ट होनी चाहिए, उसमें नाम होगा जिस पत्रिका का, उसी में छपवाऊंगा। ऐसा क्या होता है यूजीसी केयर में? तो यूजीसी केयर का फुल फॉर्म आपको तैयार करना पड़ेगा। देखिए यूजीसी केयर का फुल फॉर्म क्या होता है। यूजीसी में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको यूजीसी का फुल फॉर्म पता होगा। इसका होता है कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स। कंसोर्टियम फॉर, लिख दे रहा हूं, आराम से याद कर लीजिए क्योंकि पूछा जा सकता है। कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड ए का मतलब एकेडमिक, देखो कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड आर का मतलब रिसर्च और ई का मतलब एथिक्स। तो अपने आप तुम्हें एक चीज पता चल गया होगा, ये करता क्या होगा, यूजीसी केयर का काम क्या होगा, अकादमिक और अनुसंधान के क्षेत्र में जो एथिक्स का मेंटेनेंस है, उसकी गुणवत्ता है, उसको सुनिश्चित करने का कार्य इसका होगा। समझ में आई बात? ये जो यूजीसी केयर आता है, इस अक्सर सुनते हो कि यूजीसी केयर लिस्ट में पत्रिका का नाम है। यूजीसी केयर लिस्ट करती क्या है? तो ये कुल मिलाकर के एकेडमिक मतलब अकादमिक और रिसर्च मतलब अनुसंधान, इनके गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए बनाई गई है। इसकी शुरुआत हुई थी 28 नवंबर 2018 को। यूजीसी की अधिसूचना के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। यूजीसी की एक अधिसूचना जारी हुई थी, यूजीसी की अधिसूचना के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। सूचना कब आई थी? 28 नवंबर। ये पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि नवंबर चल भी रहा है और ये 28 नवंबर को जारी भी हुई थी। कब? 2018 को। बहुत से प्रश्न आपको 23-24 में ऐसे मिल जाते हैं जिनके बारे में आप जानते तो हैं, थोड़ा भी पढ़े नहीं रहते, इसलिए गलत लगा के आते हैं। तो वो छोटे छोटे प्रश्नों को बता देते हैं। अब इसका क्या क्या उद्देश्य था उन्हीं के ऊपर चर्चा कीजिए, क्योंकि इसके उद्देश्य आपसे पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि किन किन उद्देश्यों की पूर्ति ये करती है अथवा नहीं करती है। ठीक है, शोध गुणवत्ता और प्रकाशन की नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए। चलिए, यूजीसी केयर लिस्ट का काम क्या है? शोध नैतिकता, शोध की नैतिकता। एथिक्स वर्ड यूज हुआ है तो अपने आप जान सकते हैं कि क्या क्या कार्य करेगी। हाँ भैया प्रणाम। ठीक है, शोध की नैतिकता, या मैं शोध की गुणवत्ता लिख देता हूं डायरेक्ट। शोध की गुणवत्ता और प्रकाशन, ध्यान दीजिएगा कि अपने लेख आर्टिकल वगैरह आप जो छपवाएंगे उनमें क्या चीज़ें करनी है। प्रकाशन की नैतिकता को बढ़ावा देना, कि आप कहीं कोई बेईमानी से कोई चीज़ प्रकाशित ना करा लें, इसलिए पत्रिकाओं का मानक तय करती है। नैतिकता को बढ़ावा देना यूजीसी केयर लिस्ट का ये पहला प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए यूजीसी केयर लिस्ट में पत्रिकाओं के नाम आते हैं कि जो यूजीसी केयर लिस्ट में पत्रिकाएं होंगी, केयर लिस्ट फर्स्ट, केयर लिस्ट सेकंड करके, उसमें आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, जो लोग रिसर्च कर रहे होंगे इससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे।
अक्सर वो ढूंढते हैं कि हम कहाँ प्रकाशित कराएं, तो उनके टीचर या गाइड उनसे बताते हैं यूजीसी केयर लिस्टेड में होना चाहिए, तभी उसका पॉइंट मिलता है आपको कहीं जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए साक्षात्कार में जाते हैं। तो ISBN ISSN नंबर इसे भी बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल बता देंगे। ISBN नंबर आपके किताबों के लिए होते हैं, ध्यान दीजिएगा, और ISSN नंबर आपको पता है कि अब पत्र पत्रिकाओं इत्यादि के लिए बनाए जाते हैं। इनसे किताब कब छपी थी, प्रकाशक कौन है, लेखक कौन है, इन सब की जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। प्रतिष्ठित जर्नल में उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशकों को बढ़ावा देने के लिए जितने भी प्रतिष्ठित जर्नल हैं, जितने भी प्रतिष्ठित जर्नल्स हैं जो भी यूजीसी केयर लिस्ट में है, उनमें उच्च गुणवत्ता वाले कुल मिलाकर के ये गुणवत्ता में सुधार करती है, इसको हमेशा ध्यान देना। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशकों को बढ़ावा देने के लिए, उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशकों को बढ़ावा देने के लिए, प्रकाशक मतलब वही जो आपके पत्र पत्रिकाएं हैं। ठीक है, बढ़ावा देने के लिए। एक चीज सोचो, यूजीसी केयर लिस्ट का दूसरा काम है प्रतिष्ठित जर्नल्स में उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशकों को बढ़ावा देने के लिए। तो इससे होगा क्या, आजकल की जो शिक्षा है हमारी, NEP कहती है, हमारी जो शिक्षा है वो कहती है कि हम वर्ल्ड दुनिया की शिक्षा के बराबर पहुंचे। तो ये जब हम अच्छे पत्र पत्रिकाओं को स्थान देंगे और उनमें शोध प्रकाशित कराएंगे तो दुनिया के लोग पढ़ेंगे, इससे हमारी वैश्विक रैंकिंग जो होती है, ग्लोबल रैंकिंग हमारी शिक्षा की, अनुसंधान की वैश्विक रैंकिंग में सुधार होगा। इस कार्य से हमारी वैश्विक रैंकिंग में क्या होगा, में सुधार होगा। तो ध्यान देना, मान लो यूजीसी ने 2024 में एक क्वेश्चन पूछा, यूजीसी केयर प्रतिष्ठित जर्नल्स में उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशकों को स्थान देती है, ये A दे दिया और R दे देगा, जिससे वैश्विक रैंकिंग में सुधार होता है। तो ये दोनों कथन क्या होंगे, सही होंगे और एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, कारण बन जाएंगे। बात समझ में आ गई यहां तक? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? जल्दी बताइए, किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत? देख लो, यहां तक कोई समस्या तो पूछो। चलो अच्छी बात है, यहां तक आ रहा है तो। ठीक है, चलो अच्छी बात है। चलिए, अब इसके बाद देखिए, अच्छी गुणवत्ता वाले जर्नल्स की पहचान के लिए दृष्टिकोण और पद्धतियों का विकास करना। देखो, ये दो चीजें हो गई। अब आगे देखो, यूजीसी केयर क्या करती है, जो अच्छी गुणवत्ता वाले जर्नल्स हैं, उनकी पहचान के लिए नए मानक मापदंड बनाती कि आखिर अच्छी गुणवत्ता वाले जर्नल्स के लिए हम क्या चीजें कर सकते हैं। उनकी पहचान के लिए दृष्टिकोण, वही मापदंड बना लेगी, कोई ना कोई मानक बनाएगी कि कौन से को हम अच्छा कहेंगे, कौन से को हम बुरा कहेंगे। इसीलिए देखा करो, यूजीसी केयर लिस्ट में आने वाली पत्रिकाओं की जो अवधि रहती है 1-2 साल के बाद वो बदलती रहती है कि उनसे अच्छी कोई पत्रिका आ जाती है तो उसको नाम दे देते हैं, इसको हटा देते हैं, मतलब रैंक ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, तो इसके लिए दृष्टिकोण और पद्धति विकसित करना, ये भी यूजीसी केयर का ही काम है।
ठीक है। इसके अलावा यूजीसी केयर का और भी कार्य है, और भी उद्देश्य है। सर यूजीसी का फर्स्ट बार एग्ज़ाम है, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। पहली बात तो यूजीसी के एग्ज़ाम से, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखो इधर, मान लो 80 से अधिक सब्जेक्ट हैं यूजीसी में। एक बेसिक सी बात समझिए, 80 से अधिक सब्जेक्ट हैं आपके पूरे यूजीसी में। सबका कॉमन पेपर, सबका एक कॉमन पेपर है, फर्स्ट पेपर। मतलब ये ऐसा पेपर है जो सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा आता है। बस आप अपने सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए और निश्चिंत होके जाइए, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इस पर हमेशा ध्यान दिया कीजिए। अक्सर बच्चे सोचते हैं हम कम पढ़ें इसलिए दिक्कत होगी, तब तो और अच्छी बात है। आप जितना फ्री माइंड हो के यूजीसी के एग्जाम में जाते हैं उतना सही तरीके से क्वेश्चन को टच कर पाते हैं, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन उसके विचारात्मक और चिंतनात्मक दृष्टिकोण के होते हैं। फैक्ट रट के तो वैसे भी पास नहीं हुआ जाता यूजीसी में। आप लोगों ने अगर पेपर देखा हो एक आध बार, तो फैक्ट रटेंगे तो नहीं तैयार होगा। ठीक, तो निश्चिंत होकर पेपर देना सीखिए। ठीक, देखो तो ये सारी चीजें तो यूजीसी केयर की निशानी है। इसके अलावा संदिग्ध और जो बेकार से, देखो कई ऐसे, आप लोगों को अक्सर पता होगा, कुछ लोग पैसा लेकर के आपके लेखों को छाप देते हैं, जानते ही होंगे ना। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, कुछ लोग अपने 2 लेख पूरे करने के लिए पैसा दे करके लेखों को छपवा देते हैं। तो यूजीसी जर्नल्स कहती है हम अच्छे शोधकर्ता के लेखों वाले प्रकाशकों को ही लेना पसंद करेंगे। तो जो ये बेकार वाले काम करते हैं उनको रोक लगाना भी यूजीसी केयर का ही काम है। तो संदिग्ध और उपमानक, उपमानक मतलब जो यूजीसी केयर के मानक पे खरे नहीं उतरे वैसे जर्नल्स, उपमानक वाले जर्नल्स को रोकना, जर्नल्स पर रोक लगाना, ये भी यूजीसी केयर का ही काम है, जर्नल्स पर रोक लगाना। ठीक, और भारतीय उच्च शिक्षा की जो देखो ये वाले जो संदिग्ध होंगे, उपमानक वाले जर्नल्स होंगे, इनको क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि ये जर्नल्स क्या करते हैं, जो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता है उसको बेकार कर रहे हैं। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को कम कर रहे हैं। कैसे? मान लो तुमने 1500 रुपए दिया, उन्होंने लेख छाप दिया, तुम्हारे लेख में कोई गुणवत्ता नहीं है, तुमने कॉपी करके लेख दिया था, फिर भी उन्होंने छाप दिया। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी जो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता है इसको खराब कर रहे हैं। तो भारतीय उच्च शिक्षा पद्धति से प्रभावित होगी, अनुसंधान कार्य से प्रभावित होगा। इसीलिए यूजीसी केयर ऐसे संदिग्ध और उपमानक वाले जर्नल्स पे रोक लगाती है और इनका नाम हटा देती है। ठीक है, हाँ, फैक्ट रट कर तो एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा। ये 2016 के बाद से ही मुश्किल हो गया था कि आप फैक्ट रटिए, जब से सीबीएसई ने अपने हाथ में यूजीसी एग्जाम लिया था तभी से। फैक्ट रट के तो आप जल्दी पास नहीं होंगे। अब किसी का बहुत ही अच्छा नसीब है, ईश्वर साथ दे रहे हैं, अलग बात है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ चीजें देखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा तो था चलिए तो कोई बात नहीं। और ठीक है सर, आज के बाद अब बिल्कुल मैं अब एक साथ अपना एमसीक्यू लेके आऊँगा और एमसीक्यू कराना शुरू करूँगा। कुछ टॉपिक बचे हुए थे जो कि अगर एग्ज़ाम में आ जाते तो आपको दिक्कत होती, इसीलिए मैं इन सबको करा दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कभी कभी पूछ ली जाती हैं। है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन कई कई बार आ जाता है। तो चलिए आपको इसका एक क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से करिए। यूजीसी केयर का एक क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा था, देखिए ध्यान से। कथन 1, कथन 1 आपका लिखा हुआ यूजीसी केयर सूची 1 में, यूजीसी केयर सूची 1 में, देखो ये कई सूचियां बनाती है, 2 इंडेक्स इसके मेन होते हैं। सूची फर्स्ट मतलब इंडेक्स फर्स्ट, इंडेक्स सेकंड, उसी से पूछा गया है। सूची 1 में वे जर्नल सम्मिलित हैं, सूची 1 में वे जर्नल्स संबंधित हैं सूची 1 में वे जर्नल संबंधित हैं जिन्हें
केयर प्रोटोकॉल के माध्यम से, जिन्हें केयर प्रोटोकॉल का मतलब यही यूजीसी केयर के जो प्रोटोकॉल है, केयर प्रोटोकॉल के माध्यम से अर्हक पाया गया, मतलब वैलिड पाया गया। ठीक है, यूजीसी केयर सूची में वे जर्नल संबंधित हैं जिन्हें केयर प्रोटोकॉल के माध्यम से अर्हक पाया गया, यानी कि वैलिड पाया गया। ये पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला कथन है। अब कथन नंबर 2 क्या कहता है? यूजीसी केयर सूची 2 में, ये सूची 1 थी, अब ये सूची 2 है। ठीक है, सूची 2 में वे वैश्विक रूप से मान्य डेटाबेसों से, देखो सूची 2 में वैश्विक रूप से, मतलब ग्लोबली जो जितने भी डेटाबेस मान्य डेटाबेस आप जानते हैं जहां से आप जानकारियां जुटाते हैं, जैसे गूगल स्कॉलर भी एक प्रकार का डेटाबेस है। मैंने आपको अनुसंधान पढ़ाते समय कई डेटाबेसों के बारे में बताया था, उनके नाम जरूर याद कर लीजिएगा। मेंडली आप याद कर लीजिएगा, वो भी एक डेटाबेस है। सूचीबद्ध जर्नल सम्मिलित होते हैं से, सूचीबद्ध जर्नल सम्मिलित होते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, कथन 1 और कथन 2, दो कथन आपको दिए हुए हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भैया दोनों कथन सही हैं, गलत हैं, क्या हैं? तो अगर आपने अभी तक यूजीसी केयर इससे पहले नहीं पढ़ा था तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। कथन 1 भी 100% सही है, कथन 2 भी 100% सही है। तो आप ये दोनों विशेषताएं पढ़ लीजिएगा कि सूची 1 में क्या होता है और सूची 2 में क्या होता है। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? ये दोनों कथन अपने हिसाब से सही हैं। सूची 1 ऐसा है और सूची 2 भी इस तरह की चीजें। और कोई दिक्कत? तो दोनों को आप याद कर लीजिएगा कि सूची 1 में क्या हो सकता है यूजीसी केयर के, और सूची 2 में क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने हिसाब से याद कर लीजिए। समझ में आ गई बात? तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम आपको एक छोटी सी रैंकिंग और पढ़ाएंगे। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023 की जो जारी हुई थी, हो सकता है टाइम्स आपको पता है कि एक प्रतिष्ठित पत्रिका है, फोर्ब्स सूची जारी करती, तो उसमें भी शिक्षा का जारी हुई थी रैंकिंग। यूजीसी आजकल बहुत ही ज़्यादा क्यूएस रैंकिंग, एनआईआरएफ पूछती जा रही है, तो टाइम्स की रैंकिंग भी आ जाएगी तो आप बता पाएँ। तो मैं आपको आज टाइम्स रैंकिंग भी बता देता हूँ, उस पर चलता हूँ। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023, क्योंकि इसी के डेटा को ज़्यादा पूछने की संभावना है। देखो, टाइम्स हायर एजुकेशन जो ये रैंकिंग है, इसमें क्या क्या चीज़ें, देखो टाइम्स एक पत्रिका है जो उच्च शिक्षा के मुद्दों से रिपोर्टिंग करती है। उसने जो रैंकिंग जारी की होगी वही रैंकिंग आपको देखनी है। ठीक है, ये जो रैंकिंग हुई थी वो 104 देशों के मध्य क्षेत्रों से लिए गए अलग अलग विश्वविद्यालय, 1000 से अधिक, मतलब लगभग 1800 विश्वविद्यालय थे। लगभग एग्जैक्ट संख्या तो 1799 थी संस्थानों की, और 104 देश थे। इनके मध्य की गई रैंकिंग है। 1799 जो है देश है, हाँ भैया प्रणाम, 1799 विश्वविद्यालय शामिल थे। कितने देशों के? तो आप कहेंगे सर 104 देशों के सम्मिलित थे। इसमें 13 अलग अलग संकेतक थे, जिसमें मेन आपको मापदंड इसका याद करना होगा। आपसे पूछ देगा कि टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग जो है, इसके मापदंड क्या हैं, तो आप इसके मापदंड, इसके वेटेज किसके किसके भी दिए जाते हैं उनको ध्यान दीजिएगा। इसके मापदंडों को विशेष रूप से जानिएगा, क्योंकि आजकल ऐसे ही कूट बना करके प्रश्न पूछ लेता है तो बच्चे बता नहीं पाते। ये किस मापदंड पे कार्य करती है? तो पहला है शिक्षण। जब हायर एजुकेशन है तो उसका पहला मापदंड तो आपको पता ही होगा, शिक्षण होगा। शिक्षा पे 30% वेटेज है।
मतलब अच्छे शिक्षा के लिए आपको 30% वेटेज मिला। अनुसंधान के लिए भी 30% वेटेज है इसमें। दूसरा मापदंड है रिसर्च, इस पे भी 30% वेटेज है। ठीक है, तो दो तो वैसे भी याद कर लो, किसी भी रैंकिंग के ये दो मानक जरूर होंगे, शिक्षण और अनुसंधान, क्योंकि अगर हायर एजुकेशन सेगमेंट में है तो पढ़ाई और रिसर्च, ये दो चीजें तो हमेशा कंप्लीटली आएंगी ही आएंगी। इसके बाद उद्धरण पे 30%, इस पे भी 30%। इसके अलावा और भी मानक हैं, मापदंड, उनके बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, मतलब उसका जो ग्लोबल अप्रोच है उस पे क्या है, उस पे भी आपको कुछ वेटेज होगा। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, जो ग्लोबल अप्रोच है उस पे 7.5% वेटेज है, 7.5% वेटेज। अब आपको पता है, देखिए 30 मतलब 90 हो गया, 100% पहुंचाना है, 97.5% हो गया, और उद्योग परिणाम पर 2.5% वेटेज है। तो ये इसके मापदंड हो गए, इस पे कितना होगा 2.5%। ये सब चीजें तो आप अपने आप सोच पा रहे होंगे। 30 मतलब 90 हो गया, 90 7.5 97 और 2.5 जोड़ देंगे, 100% पूरा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। हमें ये यूनिवर्सिटी क्यों महत्वपूर्ण है, सॉरी ये रैंकिंग क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए हम देखो, दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं, भारत से मतलब रखेंगे। कारण क्या है, वो पूछेगा, कूट में पूछ सकता है या जैसे भी वो पूछेगा। वैसे तो ऑक्सफोर्ड इसमें टॉप यूनिवर्सिटी है, इस रैंकिंग की जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। लेकिन हमें इससे इतना लेना देना नहीं, हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करनी है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ये क्या करता है, भारत के परिप्रेक्ष्य में तो पहली बात ये जानो, ये जो रैंकिंग जारी हुई थी भारत के परिप्रेक्ष्य में, 75 विश्वविद्यालय भारत के इस रैंकिंग में सम्मिलित हैं और छठा सबसे बेहतर देश है भारत। मतलब इस रैंकिंग में देशों का क्रम देखेंगे तो छठवां स्थान किसका है, भारत का छठवां स्थान है। और भारत के टोटल कितने विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में सम्मिलित हैं, तो आप कहेंगे सर 75 यूनिवर्सिटीज, भारत की 75 यूनिवर्सिटी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, और इनमें सर्वोच्च प्रदर्शन किसने किया है, तो आपको जानते ही हैं, सर्वोच्च प्रदर्शन IISc ने किया था, IISc बेंगलोर। ठीक है, इसने सर्वोच्च प्रदर्शन किया है भारत की तरफ से। और इसका भी प्रदर्शन किस फील्ड में सबसे अच्छा था, तो आप जानेंगे रिसर्च के फील्ड में इसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। शिक्षण और अनुसंधान के लिए, ठीक है, भारतीय संस्थानों में ये शीर्ष पर है। शिक्षण और अनुसंधान के लिए, शिक्षण पढ़ाई प्लस रिसर्च, शिक्षण और अनुसंधान के लिए भारतीय जितने 75 विश्वविद्यालय हैं इस रैंकिंग में, उसमें ये टॉप पर है, IISc बेंगलोर। ठीक है, कितने टाइम से क्लास चल रही, बहुत टाइम से नहीं चल रही, 40 मिनट से बस चल रही होगी या 30 मिनट से। ठीक है, और ये आगे चलेगी, बाकी सर जितने भी आएंगे, मैम आएंगी, वो आप लोग को क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे। मैं आज आप लोग को थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊंगा। ठीक, ये रैंकिंग हो गई। इसके पश्चात नव भारत साक्षरता मिशन, इसको भी जान लो, कई बार पूछता है, अगर कभी आ गया तो आप इसको बता पाएंगे होता क्या है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, चलिए, इसमें आपको क्या जानना है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में जो आपकी NEP 2020 है, ठीक है, उसमें एक टाइम पीरियड चुना गया, मतलब लंबा समय, जैसे मान लो 22 से 27 तक का समय, जिसमें कहा गया कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को हम स्वीकृति प्रदान करते हैं।
हाँ, क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे, इसके पीछे भी रीजन है। मैं ये डेटा आप लोग को, देखिए मैंने अभी आते ही आपको एक चीज समझाई 2022-2023 के पेपर में कुछ ऐसे सेगमेंट जोड़ दिए गए हैं जो बच्चों के लिए एकदम नए थे। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये अतिरिक्त चीजें आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में आए तो आप कर पाइए। ठीक है, अब इसके बाद जब भी हम आएंगे आपको क्वेश्चन लेके ही आएंगे। ठीक, और खासकर 22 और 23 के क्वेश्चन को फिर से रिपीट करा देंगे। वैसे तो मैंने 2022-23 के क्वेश्चन लगभग कराए, फिर भी करा देंगे आकर के। ठीक है, चलिए तो एक चीज समझिएगा, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है एनईपी 2020 ने, जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके तहत सन 2022 से लेकर के 2027 तक के लिए, सन 2022 से लेके सन 2027 तक के लिए ये टाइम पीरियड है, 22 से पूरा 27 तक का। इस अवधि में एक कार्यक्रम को स्वीकृति दी थी, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। 2022 से लेकर के 27 तक में स्वीकृति किसे दी? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में। अब ये जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, वास्तव में हम लोग जानते ही होंगे कि आजकल सभी के लिए शिक्षा का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल मत परेशान होइए। देखिए, आप जितना अध्ययन करेंगे, जितने प्रश्नों को अधिक सॉल्व करेंगे और जो भी चीज़ें सही पढ़ेंगे, आपका उतना अच्छा पेपर जाएगा। और पेपर के लिए मैंने शुरुआत में ही आपसे एक छोटी सी बात बताई है कि यूजीसी का पेपर वास्तव में आपका एनालिसिस करता है, तो बिना घबराए आराम से पढ़ते रहिए बस। ठीक है, चलिए देश में एक और बात छोटी सी जान लो, ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो बड़े तो हो गए हैं, पढ़े ओढ़े नहीं हैं। अक्सर हमारे यहाँ एक चर्चा की जाती है प्रौढ़ शिक्षा। अब प्रौढ़ शिक्षा हम नहीं कहते, प्रौढ़ का मतलब आप जानते ही हैं, जो बड़ा हो गया है, वयस्क हो चुका है, थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं है, तो हम उसको चीज़ें सर आप देखते हैं, विचार करते हैं। इधर देखिए, प्रौढ़ शिक्षा जो है, इसके लिए इसका नाम ही बदल दिया गया है। सबसे अच्छा क्या है? सभी के लिए शिक्षा। तो सभी के लिए शिक्षा हम कह देंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रौढ़ शिक्षा भी उसमें सम्मिलित हो जाएगी, है ना। प्रौढ़ शिक्षा अगर हमें करानी है, इससे बेहतर कार्यक्रम क्या है? सभी के लिए शिक्षा कह दीजिए तो वो अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो योजना है आपकी पूरी, वो स्वयं सेवा के माध्यम से ऑनलाइन चलेगी। ध्यान दीजिए, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम स्वयं सेवा, आप जानते हैं स्वयं सेवा क्या होती है। आप ही जैसे लोग इसमें जुड़ेंगे जगह जगह जाकर के ऑनलाइन। ये स्वयं सेवा के माध्यम से ऑनलाइन मोड में चलेगी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन चीजें बड़ी सहज हो गई हैं। आप घर बैठे वीडियो देख करके कुछ नया सीख सकते हैं। ठीक है, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे। इस बात को याद रखना, जो ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, 15 साल या उससे अधिक के गैर साक्षर लोग, क्योंकि जो साक्षर है उसको तो इसकी जरूरत ही नहीं है, तो 15 साल या उससे बड़ा जो गैर साक्षर है, वो इस नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का क्या होगा? एक हिस्सा बनेगा। क्लियर हो गई बात? अब इसमें क्या क्या चीज़ें, बहुत सी चीज़ें की गई हैं। तो जीवन कौशल की चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी और साक्षरता सिखाई जाएगी, अंगगणित की शिक्षा दी जाएगी, रोजगार की शिक्षा दी जाएगी, व्यावसायिक शिक्षाएं दी जाएंगी। कुल मिलाकर के आप जिस रूप में सबल बन पाइए, नव भारत शिक्षा कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम आपको उस तरह से सक्षम बनाने का भारत का एक पहल है और प्रयास है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत जल्दी से पूछ लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, देखिए ये वो टॉपिक हैं जो आपको जल्दी मिलते नहीं, इसलिए मैं इसको पढ़ाना चाह रहा था। अब इसमें कौन कौन से घटक शामिल हैं उनको ध्यान दो, मतलब किस किस आधार पे है। यहां तक ना दिक्कत हो तो आगे बढ़े, जल्दी से बताइए। ठीक है,
इसमें एक चीज ध्यान देना, 2 ही 3 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, उसको समझ लो। फिर से रिपीट करता हूं, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का जो स्वीकृति अवधि है वो 22 से लेकर 27 तक की है। ये पहल है आपकी एनईपी 2020 की तरफ से। इसमें स्वयं सेवा के माध्यम से ऑनलाइन मोड में पढ़ाया जाएगा। 15 साल से ऊपर, 15 साल या 15 साल से ऊपर जो गैर साक्षर लोग हैं उनके लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक, अब वैसे मैंने ऐप पे तो पूरी क्लास ही खत्म कर दी है, तो रेगुलर क्लास चलिए ली जाएगी, परेशान मत होइए। ये कार्यक्रम कैसे काम करेगा, आपको क्या क्या सिखाएगा? तो पहले बात आधारभूत, देखिए इस कार्यक्रम के तहत सबसे जरूरी चीजें क्या है कि हम आपको फंडामेंटल रूप से साक्षर बनाएं। इसका पहला क्या है, इसका पहला जो चीज है कि हमको आपको फंडामेंटल रूप से साक्षर बनाएं, मतलब जो बेसिक साक्षरता है वो प्रदान करें। क्योंकि जब आप 15 साल से ऊपर हो चुके हैं और बेसिक साक्षरता नहीं है तो आप चीजों को सीख नहीं पाएंगे। प्लस अंक गणित, कम से कम जोड़ना घटाना अपने जीवन का पता रहे, अंकगणित की शिक्षा, ये इसकी पहली शर्त है। आधारभूत साक्षरता और अंकगणित की शिक्षा। दूसरा, जब आप बेसिक सीख जाएं तो आपको और भी कुछ सिखाया जाएगा। कोई बात नहीं, कोई पेपर आपको धोखा नहीं देता, बस आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, वो पेपर भी आपका साथ देने लगेगा एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद महत्वपूर्ण जीवन कौशल, ये फोकस करता है कि आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण, इस समय जो महत्वपूर्ण जीवन कौशल हैं उनको सीख सकिए। क्या क्या आपके महत्वपूर्ण जीवन कौशल हो सकते हैं? इस समय आप जिस एरा में जी रहे हैं, जिस युग में जी रहे हैं, जिस दशक में जी रहे हैं, इसमें कई महत्वपूर्ण कौशल हैं, जैसे वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल। देखो, जैसे वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, व्यवसायिक कौशल, ये सब आजकल जीने के लिए बहुत जरूरी है। कुछ आपको अपने आप समझ में आ रहा होगा, आजकल अगर आपको मोबाइल चलाना नहीं आता, पैसे का प्रबंधन नहीं आता, या कोई बिजनेस नहीं कर पाते, तब बड़ी समस्याएं होंगी। समझ में आई बात? स्वास्थ्य देखभाल, परिवार देखभाल, बच्चों की देखभाल, ये सब, ये सारी चीजें जुड़ी है। स्वास्थ्य, इन सब की भी शिक्षा दी जाएगी। स्वास्थ्य, परिवार, बाल देखभाल, बचपन की बच्चों की देखभाल, इन सब से जुड़ी हुई चीजों की शिक्षा दी जाएगी। कारण क्या है, ये आपके महत्वपूर्ण जीवन कौशल हैं, बिना इसके जीवन आपका चल ही नहीं सकता। पैसे का प्रबंधन आना चाहिए, डिजिटल रूप से मोबाइल चलाना साक्षर होना चाहिए, कंप्यूटर चलाने में साक्षर होना चाहिए, कोई ना कोई व्यवसायिक कौशल आपके अंदर होना चाहिए, परिवार की, स्वास्थ्य की, बच्चों की, इनकी समझ, इनकी देखभाल की शिक्षा आपके पास पर्याप्त होनी चाहिए। तो ये तो इसका पहला हो गया। दूसरा, व्यवसायिक कौशल में रोजगार प्रदान करना, आपको पता ही होगा। बुनियादी शिक्षा, ये तो आपके जीवन कौशल वाली शिक्षा हो गई, इसमें दी जाती है। इसके बाद कुछ बुनियादी शिक्षा दी जाती है। मान लो आप बड़े हो गए लेकिन कभी स्कूल का मुंह ही नहीं देखा, तो प्रारंभिक शिक्षा का स्तर तो आपको पता ही है, मध्य और उच्च शिक्षा के यही 3 स्तर होते हैं, प्रारंभिक, मध्य और उच्च, ये 3 ही स्तर होते हैं। तो इन तीनों स्तर पे समकक्षता सहित शिक्षा प्रदान करना, तो इन तीनों स्तर की आपको शिक्षा देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। कई बार आप देखते हैं ना, 12 के समकक्ष, जैसे बोलता है कि मैंने 12 पास नहीं किया लेकिन 12 के समकक्ष डिग्री ली है, तो ये बुनियादी शिक्षा ऐसी हो सकती है कि आप 12 दोबारा ना करने जाएं, लेकिन 12 के समकक्ष कोई कोर्स कर ले या चीजें कर ले, वो भी इसमें सम्मिलित हो जाएगा। इसके बाद सतत शिक्षा, इस कार्यक्रम का हिस्सा एक और है, सतत शिक्षा, कॉन्टिन्यूअस, ये बड़ी जरूरी चीज होती है। सतत शिक्षा में जैसे आर्ट्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, साइंस फील्ड हो गया, कल्चर का फील्ड हो गया, खेल हो गया, मनोरंजन हो गया, इनके लिए एक वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रम
तैयार करना, उसकी सामग्री तैयार करना, उससे जुड़े अलग अलग प्रश्नावली तैयार करना, उससे जुड़े अलग अलग इंफ्रा तैयार करना। मतलब सतत शिक्षा मतलब जिस माध्यम से सीख सको उस माध्यम से सिखाना इस कार्यक्रम का भी हिस्सा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या कहते हैं नव भारत साक्षरता अभियान या कार्यक्रम। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? जल्दी से बताइए, अगर कोई दिक्कत ना हो तो फिर आगे बढ़ें। जल्दी जल्दी देख लीजिए। सुप्रभात, बिल्कुल जल्दी देखिए, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो तो फिर आगे बढ़े। चलिए आगे, और किस बच्चे को कोई समस्या है यहां तक? जल्दी जल्दी देखिए। चलो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है तो। अब कुछ चीजें और भी देखते जाइए। आप लोगों को एक छोटा सा और चीज, वैसे तो जी आर मैंने कई बार बताया हुआ है। आप लोगों ने सकल नामांकन अनुपात पढ़ा है? कितने बच्चों को सकल नामांकन अनुपात आता है? क्योंकि आपसे पूछता है ये क्वेश्चन 2022-23 में बहुत बार पूछा है, सकल नामांकन अनुपात। प्राइमरी का भी पूछ चुका है और हायर का भी, पूरे देश का भी। जल्दी से सोच के बताइए। ठीक है, चलिए सकल नामांकन अनुपात एक लाइन में बता देते हैं। जीईआर, जीईआर इसको बोलते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, इसको हिंदी में आप बोलते हैं सकल नामांकन अनुपात। ठीक, अब जैसे कि 2020 में बोला गया था कि कब हम हायर एजुकेशन में 50% सकल नामांकन अनुपात पाएंगे, तो वो याद कर लीजिएगा 2035 तक। देखिए, सन 2035 तक हम अपने हायर एजुकेशन में कितना परसेंट ग्रॉस एलिमेंट रेशियो रखने का लक्ष्य रखें? तो आप कहेंगे सर 50%। ये एनईपी के द्वारा बनाया गया लक्ष्य है कि सन 2035 तक हायर एजुकेशन के फील्ड में हमारा जीआर कितना हो जाना चाहिए? 50%। और आपको पता है प्राइमरी में तो हम 100% जीआर की बात करते हैं। प्राइमरी में यही क्या हो जाएगा? 100%। प्राइमरी एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में यही क्या है? 100% के ऊपर आएगा। ठीक है, तो जीआर का सिंपल सा मतलब होता है कि जो अलग अलग संस्थानों में नामांकित छात्र हैं और पास होकर के आगे बढ़ते हैं, कुल मिलाकर के हमारे यहाँ शिक्षा लेने वाले और शिक्षा को सजगता से लेने वाले छात्रों की संख्या क्या है, क्या स्तर है, उसको ही नापता है क्या? जीईआर आपका। क्लियर है? हाँ भेजें, अब जो टीचर आएंगे वो तो मिलेंगे ही। इससे मुझे लगता है कि इसके मेरे पश्चात मैम आएंगे। ठीक है, तो अब इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं जब भी आऊँगा तो आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए मत परेशान होइएगा। अब आपको कंप्यूटर की क्लास लेनी है, धैर्य बना करके अब उनके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब वो सर लोग जितने लोग आएंगे सभी लोग क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब मैं मैम को भेजता हूँ। तब तक के लिए आप लोग इसको एक बार देख लीजिए और खूब अच्छे से पढ़िए कि आप सभी जेआर हो जाए। ठीक।
है, आप लोगों ने यहाँ तक कोई तो समस्या हुई नहीं होगी अभी। तो अगर आपको अभी तक यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो इसके बाद आप कंप्यूटर ही पढ़ेंगे, वहाँ ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके 23 में आए हुए क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसके लिए मत परेशान होइए। चलिए, सभी को धन्यवाद। लेकिन हाँ, ये जो चीज़ें आज आपने पढ़ी हैं जैसे GER, इसके अलावा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या टाइम्स रैंकिंग या UGC केयर, ये अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। तो निश्चित तौर पे इसको पढ़िएगा। और एक बात और, मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ही बता दे रहा हूँ जो आपके हायर के लिए इंपॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन के फील्ड में आप लोग NEP को फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि NEP में बहुत से क्लास हैं और जितने भी अनुसंधान से जुड़े हुए विषय हैं NEP के, उनको जरूर पढ़िएगा। अब आपकी चलेगी कंप्यूटर की क्लास, ठीक है। तो अब मैम आएंगी आपको पढ़ाने और ढेर सारे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे तो करने का प्रयास कीजिएगा।